रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर 3 ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका यूनिट 8 है और दिस लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। और आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन है, तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि सर फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूएचएस की जो कंटेंट लाइन है उसमें कहाँ है या वर्क डन कहाँ है। तो रीजन ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्वेश्चन क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आपके यूएचएस सिलेबस का हिस्सा है। तो फिर कहीं पर भी इंटरनल एनर्जी जब आप कैलकुलेट करेंगे उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसमें डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप वर्क डन का कॉन्सेप्ट देखें तो सपोज आपके पास जो है ये एक गैस है, एक सिलेंडर में इनक्लोज है। तो अगर ये पिस्टन जो है वो गैस इसको पुश करके डेल्टा वाई फासला कवर करवा देती है, तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो होता है F डॉट डी। सो क्योंकि इस तरफ फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई भी इसी तरफ कवर हो रहा है, तो ये आ जाएगा F डेल्टा वाई कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज इज 1। सो ये आ जाएगा F डेल्टा वाई। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। सो अगर आप जो फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट करेंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा वाई, तो देखिए एरिया इंटू वाई तो वॉल्यूम होता है, अगर आप यहाँ डेल्टा लिखेंगे तो इधर भी डेल्टा वी आ जाएगा। सो दिस विल बी डेल्टा वी। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। मीन्स के अगर आपके पास एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ऐसे, तो इस कर्व के अंदर जो एरिया है, सपोज दिस इज V1 दिस इज V2, सो जो एरिया है वो क्या होगा P इंटू, बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, P इंटू V2 माइनस V1 होगा। और ये जो V2 माइनस V1 है ये क्या है, ये है डेल वी। सो मैं कह सकता हूँ कि एरिया अंडर PV डायग्राम इट इज इक्वल टू द वर्क डन। सो ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं और उन डिफरेंट शेप्स में वर्क डन की कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। सो हम उन डिफरेंट शेप्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कि इफ़ आपको 3 प्रोसेस दिए गए, पहले तो मैं आपको 3 डिफरेंट तरह की प्रोसेस बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को डिस्कस करके फिर हम देखेंगे कि उनमें वर्क डन क्या होता है। तो सपोज वी हैव एक हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें आपके पास जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। एंड इसके अलावा हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस, उसमें जो प्रेशर है इट रिमेन कॉन्स्टेंट। फिर हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी प्रोसेस भी कहते हैं। तो उसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। और फिर हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है जी, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यानी कि इसमें जो Q है वो 0 होता है। सो अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में देखें, इसमें तो जो वर्क डन है वो 0 होता है, बिकॉज वर्क डन इज P डेल्टा वी। सो बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा वी 0 होगा। सो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बाकी इन 3 प्रोसेस का क्या कंपैरिजन है, अगर एक्सपेंशन हो रही हो या कंप्रेशन हो रही हो, तो इन 3 का हमारे पास क्या कंपैरिजन है। तो देखिए सबसे पहले एक बात तो तय हो गई कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो 0 है, राइट। सो अगर आप देखिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन, अगर आप एक्सपेंशन के दौरान देखेंगे तो ये है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये जो एक्सपेंशन है उसमें ये 3 कर्व बनेंगे। सो दिस इज एडियाबैट, दिस इज आइसोथर्म एंड दिस इज आइसोबार। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दैट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि आप जानते हैं ना जो वर्क डन है वो एरिया अंडर PV डायग्राम होता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया अंडर किसके आ रहा है, आइसोबार के अंदर आ रहा है, उससे कम आइसोथर्म के अंदर आ रहा है, सबसे कम एडियाबैट के अंदर आ रहा है। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है हम इस जो है वो रिलेशन को भी करेंगे। और अगर कंप्रेशन आ जाएगी, सो ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज, तो फिर ड्यूरिंग कंप्रेशन ये आपके पास है आइसोबार और ये है आइसोथर्म और ये है आपके पास एडियाबैट। सो दिस इज एडियाबैट, दिस इज आइसोथर्म एंड दिस इज आइसोबार। सो अब आप देखिए कि जो मैक्सिमम एरिया अंडर आ रहा है वो एडियाबैट के अंदर आ रहा है, उससे कम आइसोथर्म और उसके अंदर उससे कम आइसोबार के अंदर। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा कि वर्क डन इन एडियाबैट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दैट इज ग्रेटर देन वर्क डन एज कम्पेयर टू आइसोबैरिक प्रोसेस। एक तो ये तीनों ग्राफ्स को भी याद रखिएगा डिफरेंट सिचुएशन में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिलेशन कैसे है। इनके मैथमेटिकल प्रूफ्स भी हैं लेकिन वो फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं, तो आप इनको जस्ट ऐसे ही सीख लीजिएगा। सो जो वर्क डन है चारों प्रोसेस में वो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। सो अब अगर देखें इनके थोड़े से एमसीक्यूज की जो है वो हम प्रैक्टिस देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ है और हमने इसमें वर्क डन मालूम करना है। इसमें इट्स अ PV डायग्राम वी हैव। सो हेयर दिस इज PV, दिस इज P एंड 3V एंड दिस इज 3P एंड 3V। तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द डायग्राम होता है, ये सारा एरिया। तो ये ट्रायंगल है तो हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर पे प्रेशर है तो चेंज प्रेशर कितना है 3P माइनस P, वो 2P आ जाएगा। और बेस क्या है, ये है
तो ये बेस है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, तो बेस ये है 3v माइनस वी, ये 2v आ जाएगा। परपेंडिकुलर ये था तो परपेंडिकुलर पे प्रेशर था तो 3p माइनस वी किया तो 2p आ गया, इधर 3v माइनस वी किया तो 2v आ गया, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास, वर्क डन विल बी इक्वल टू 2pv। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन है कि गिवन दैट प्रेशर इज 10 raised to power 4 पास्कल, एरिया ऑफ द पिस्टन इज 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन इज 10 raised to power, वो जो डिस्टेंस अपवर्ड मूव किया ऐसे वो है 10 raised to power -1 सेंटीमीटर या 10 raised to power -3 मीटर। तो हमने वर्क डन मालूम करना है, तो वर्क डन होता है P इंटू आपके पास होता है P इंटू डेल वी, या डेल वी को हम लिख सकते हैं A डेल वाई, राइट। सो P इज 10 raised to power 4, A इज 10 raised to power -1, डेल वाई इज 10 raised to power -3। तो अगर आप जो है वो इस सारे को सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 10 raised to power 0 यानी कि 1 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 जूल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको डिफरेंट ग्राफ्स नजर आएंगे और द इंडिकेटेड डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट्स ऑफ वर्क डन आर रिस्पेक्टिवली। सो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो किसमें होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में, क्योंकि ये सारी एक्सपेंशन ही हो रही है। तो जो मैक्सिमम है वो सी डायग्राम में होगा, बिकॉज सी में ये एरिया मैक्सिमम आ रहा है ना, तो ये सी ऑप्शन है। और जो मिनिमम है वो आइसोकोरिक में होता है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो ऐसी ही शेप होगी। सो पहले आया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है सी में, और फिर आया है मिनिमम, मिनिमम होता है ए में। तो सी एंड ए विल बी द ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन में ए एंड सी दिया हुआ है, लेकिन ए में मिनिमम है और सी में मैक्सिमम है, जबकि उसने जो क्वेश्चन में तरतीब पूछी हुई है वो पहले मैक्सिमम पूछा हुआ है बाद में मिनिमम पूछा हुआ, सो वो सी एंड ए आ जाएगा, राइट। सो एक और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन, तो अगर आपके पास एक ऐसा सर्कुलर शेप आ जाए, राइट, इट्स अ पीवी डायग्राम, और आपसे कहा जाएगा कि वर्क डन मालूम करें। एक बात तो ये याद कीजिए, क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेगेटिव होता है, राइट। सो ये क्लॉकवाइज वर्क है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। अब ये वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अब ये कैसे लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर बाई 4, आर को आर डी बाई 2 होता है ना, तो फिर उसका स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 इंटू डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक डायमीटर तो ये आ जाएगा, अब ये क्या आएगा, एक डायमीटर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक डायमीटर की जगह आ जाएगा P2 माइनस P1, और एक डायमीटर ये आ जाएगा, तो ये V1 है और ये V2 है, तो ये कितना आ जाएगा V2 माइनस P1। सो अगर आप वैल्यूज दी गई हो इसमें पुट करके फिर आप वर्क डन निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी द वर्क डन इन केस ऑफ अ सर्कल। अब वहाँ देखिए, सो इफ यू कैन लुक एट क्लियरली, तो जो बड़ा वर्क है वो है एंटी क्लॉकवाइज और जो छोटा वर्क है वो क्लॉकवाइज। देखो छोटा पॉजिटिव होता है, बड़ा नेगेटिव होता है, तो नेक्स्ट नेट वर्क क्या आएगा, ज़्यादा एरिया किसके अंदर है, 2 के अंदर ज़्यादा एरिया, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज वर्क है 2 वाला वो ज़्यादा है और 1 वाला जो क्लॉकवाइज है वो कम है। इसका मतलब नेगेटिव ज़्यादा पॉजिटिव कम है, तो जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। सो दिस वॉज दी वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हम जो है वर्क डन भी पढ़ चुके हैं और हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम जो है इनको मिलाते हैं। और देखिए, जब भी आप किसी सिस्टम को हीटअप करते हैं, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हैं क्यू, तो वो हीट 2 कामों में जो है वो तब्दील होती है। कुछ हीट तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और कुछ वर्क करती है। सो क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये जो है वो फॉर्मूला है। सो अब ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो पार्ट ऑफ द हीट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी एंड द रेस्ट वन इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क। अब इसमें कुछ कन्वेंशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, आपको पता भी है कि वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑन द सिस्टम होगा तो वो नेगेटिव होगा। हीट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द सिस्टम होगी तो पॉजिटिव होगी, अगर हीट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम है तो वो नेगेटिव होगी। सो ये है फ्लोट फॉर्म, और स्टूडेंट्स हमने इनको डिफरेंट प्रोसेसेस में लिखना है। और फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर आइसोबैरिक प्रोसेस में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इट विल बी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, एंड हियर पी इज कांस्टेंट प्रेशर। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। सिमिलरली अगर आपके पास जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस आप जानते हैं कि जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता हो, तो इसी फॉर्म में देखें क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी। अब मैं डेल वी की जगह 0 पुट कर दूंगा इन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल यू, यानी कि जो आपकी सप्लाइड हीट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। वो अगर ये ऐसे होगा ना कि अगर आप पिस्टन को यहाँ से बंद कर दें और पिस्टन ऊपर मूव ना कर सके, ये फिक्स कर दें इसका पिस्टन को, तो जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी क्या होगी, वो गैस को हीटअप करेगी, यानी कि उसकी टेम्परेचर बढ़ाएगी, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। So this is the first law of this is the form of first law of thermodynamics in case of isobaric process, and this is the form of first law of thermodynamics in case of isochloric process. दो प्रोसेस जो हैं वो आपकी बुक में ज़रा डिटेल से दिए गए हैं, जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं, और वो हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो सबसे पहले देखिएगा अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक में आपने देखा प्रेशर कांस्टेंट रहा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि डेल यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज तब होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, बट बिकॉज हेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो अगर आप डेल्टा टी को 0 पुट कर देंगे, सो दिस मीन्स डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो फिर ये जो इक्वेशन आएगी वो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बताता है कि ये Q क्या है। ये Q वो हीट है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रैवल करती है।
और एक बात याद रखिएगा कि हीट डज टेक सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हाउ मच टाइम इट विल टेक, इट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ द टेंपरेचर ऑफ द टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज का टेंपरेचर ज्यादा है तो हीट का फ्लो फास्टर होगा, और अगर दोनों बॉडीज के दरमियान टेंपरेचर का डिफरेंस कम है तो हीट का फ्लो स्लो होगा। बट हीट विल टेक सम टाइम टू फ्लो, सो दैट इज वाई जब आप आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं तो वो जरा स्लो प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू एडियाबैट। सो दिस इज योर आइसोथर्म। So this is the form of first law of thermodynamics in case of isothermal process, and you can see that the supplied heat is used to do work, यानी कि जो heat supplied है वो mechanical energy में convert हो जाएगी। work means mechanical energy। so अगर आपसे पूछा जाए कि name a process in which heat supplied is completely changed into mechanical energy, तो फिर आप उसको बोलेंगे isothermal process। so what about adiabatic process? अच्छा, हमने देखा कि जो आइसोबैरिक प्रोसेस था उसमें टेंपरेचर कांस्टेंट रहता था, आइसोकोरिक में वॉल्यूम और आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम और आइसोथर्मल में टेंपरेचर कांस्टेंट रहता था। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है एडियाबैटिक में? So when you talk about adiabatic process, so it means the process in which no heat enter or leaves the system. So ये जीरो हो गया, जीरो बराबर है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, तो यहाँ से W बराबर है माइनस डेल यू भी आ सकता है और डेल यू बराबर है माइनस डब्ल्यू भी आ सकता है। आप कहेंगे सर ये दोनों इक्वेशंस का एक ही तो मतलब है, तो मैं कहूँगा इनका दोनों का एक मतलब नहीं है, इनको हम बाद में समझेंगे। मतलब मैथमेटिकली तो ये है लेकिन ये दो डिफरेंट प्रोसेस है, इनको हम बाद में समझेंगे। लेकिन अब देखिए कि जो वर्क हो रहा है, अगर आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, सो डेल यू के साथ नेगेटिव है। डेल यू इज व्हाट? डेल यू इज दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव है तो याद रखिएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के साथ अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो कम हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इसकी चेंज के साथ नेगेटिव साइन है। तो जो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है किधर जा रही है? वो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। लुक एट दैट, वर्क के साथ पॉजिटिव साइन है, और वर्क के साथ पॉजिटिव साइन कब होता है? जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो, यानी कि जब सिस्टम खुद काम करेगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी। हम इसी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और अगर आप मुझसे कहेंगे सर आप इसको डिफाइन करें एक लाइन में, तो मैं कहूँगा कि इन दिस प्रोसेस वर्क इज डन एट दी कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जो वर्क है वो एट दी कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही होती है और वर्क हो रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को फ्लो ऑफ हीट का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो सिस्टम के पास एनर्जी है उसी से वर्क करता है वो, इसलिए जितने भी जो है अचानक प्रोसेस होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बर्स्टिंग ऑफ द बाइसिकल टायर हो गया, जो अचानक प्रोसेस होते हैं, फास्ट प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो एडियाबैटिक होते हैं। सो जो एडियाबैटिक कर्व होती है, क्योंकि इट्स फास्ट प्रोसेस, तो वो आइसोथर्म के मुकाबले में जो है वो फास्ट होती है। अब जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसमें क्या होता है? इसमें वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, लिहाजा टेम्परेचर कम हो रहा है। बल्कि इस तरह लिखिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। सो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसमें सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है, बाकी प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा होता है, यानी कि इसमें कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस इक्वेशन की बात करें, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये जो इक्वेशन है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि देखिए इसमें वर्क डन के साथ नेगेटिव साइन है, और वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गैस खुद ब खुद तो कंप्रेस नहीं हो सकती, खुद ब खुद एक्सपैंड हो सकती है अपनी इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पर, लेकिन कंप्रेस करने के लिए आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तो उसे देखिए डेल्टा यू के साथ पॉजिटिव साइन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की चेंज के साथ अगर पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब है वो बढ़ रही होती है। तो इस केस में कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हो रहा होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सो दिस इज द केस इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एंड इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन जैसा कि हमने बात किया कि हीट को फ्लो करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको कोई टाइम की जरूरत नहीं होती। सो दैट वाज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए और है, एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए और है। तो अब हम जो है थोड़ा सा वर्क डन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, ताकि हमें पता लगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। The system in turns does 50 joule of work. The internal energy of the system has. देखिए according to first law of thermodynamics, Q is equal to del U plus W. तो यहाँ से del U किसके बराबर आ गई? Q minus W. बस अब आपने क्या करना है कि अगर heat is flowing towards the system तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो देखिए 30 joule of heat flows into the system. तो heat flows into the system पॉजिटिव है, तो ये 30 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है the system in turn does 50 joule of work. सिस्टम खुद वर्क करता है, यानी कि पॉजिटिव वर्क करता है, तो वो 30 जूल है। तो वर्क की जगह मैं क्या लगा दूंगा? 30 जूल, बल्कि 50 जूल वो वर्क करता है, तो ये प्लस 50 लगा दूंगा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगाया, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता तो फिर मैं इधर माइनस 50 लगाता। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, इट विल बी 30 माइनस 50, दैट इज माइनस 20। अब देखिए डेल्टा यू इज माइनस 20 जूल, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो माइनस में है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की चेंज के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो डिक्रीज हो रही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज बाय 20 जूल। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक प्रॉब्लम था उसका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, and that question is a gas is compressed at a constant pressure of 50 Newton per meter square. So pressure is 50 Newton per meter square. गैस को कंप्रेस किया गया, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव होगा, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब। सो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है और फाइनल वॉल्यूम कितना है जी? 4 मीटर क्यूब है, राइट। सो एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड। जो एनर्जी ऐड की गई है वो क्या ऐड की गई है जी? वो 100 जूल की ऐड की गई है बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। तो वंस अगेन Q इज इक्वल टू del U प्लस W हमने मालूम करना है। सो यहाँ से हमने इंटरनल एनर्जी की बात करनी है, तो आ जाएगा Q माइनस W। सो Q माइनस W क्या होता है? P del V, और del V क्या है? V2 माइनस V1। सो Q इज व्हाट? Q इज 100 माइनस P इज व्हाट? 50, V2 इज 4 माइनस V1 इज
10 एंड दैट इज इक्वल टू डेल यू। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 300। सो जो आंसर हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 6 आ जाएगा एंड दिस माइनस माइनस विल बी प्लस और ये आ जाएगा 300। सो इन दिस केस डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 जाउल। तो क्योंकि 400 जाउल, क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसका पॉजिटिव आएगा, मतलब वो इंक्रीज होगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज बाय 400 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। देखिए जरा इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा भी सही। वी हैव दिस सर्कल, ओके राइट, दिस इज 30 यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड दिस इज 10 यूनिट्स ऑफ प्रेशर, दिस इज 10 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज 30 यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूजुअल मीनिंग्स में लेते हैं हम, यानी कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब लेंगे और इधर प्रेशर है तो इसका हम जो है वो ऐसा यूनिट पास कर लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, वर्क डन नहीं पूछा हुआ, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब पूछा गया है। तो जरा देखिए कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो क्लोज पाथ होता है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो इसमें देखिए कि क्योंकि क्लोज पाथ है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, सो Q विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब है अगर हमने हीट एब्जॉर्ब मालूम करनी तो वो डब्ल्यू के बराबर होगी। और सर्कल में डब्ल्यू क्या होता है अभी मैंने आपको इसका रिलेशन भी बताया था, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने देखा था इट इज P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस P1। लेक्चर में भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, P2 इज देखिए प्रेशर है, P2 इज 30 एंड P1 इज 10, सिमिलरली V2 इज 30 and V1 is 10. So Q will be equal to, it is equal to work done, that will be equal to pi by 4 into 30 minus 10, 20 and 20. तो 20 और 20 क्या हो गया 400, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 into 400, तो ये आ जाएगा 100, तो 100 means 10 raised to power 2 pi. So the beta option will be the right option, that is 10 raised to power 2 pi joule, यानी कि 100 pi joule, ये इसका आंसर आ जाएगा। So इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए about first law of thermodynamics. And the question is, a system undergoes an adiabatic process in which its internal energy increases by 10 joule. So we know कि internal energy कब increase होती है in adiabatic compression. तो उसमें work done is on the system होता है। Which of the following statement is true? System does 10 joule of work, गलत, 10 joule of work is done on the system, ये ठीक है, because it was compression और work done negative था, तो 10 joule of work is done on the system. So beta will be the right option in this case. So our next and the last topic for this chapter is specific heat capacity. दो words हैं, दोनों में थोड़ा सा different है। अगर आप specific heat capacity की बात करेंगे तो specific heat capacity जो है that is Q over m delta T, amount of heat raised to required to raise the temperature of 1 kg unit mass of the substance up to 1 Kelvin, उसको हम specific heat capacity कहेंगे। लेकिन जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी उसमें आप इसका यूनिट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो क्या है जी जाउल पर केजी पर केल्विन, लेकिन जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो आ जाएगी ये, और उसका यूनिट क्या होगा जाउल पर मोल पर केल्विन। So this is the molar specific heat and we define it as the molar specific heat of a gas is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ये 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन क्यों लिखा? इसलिए कि हमें पता है कि सेल्सियस स्केल तो केल्विन स्केल के बराबर नहीं है, लेकिन चेंज इन सेल्सियस स्केल बराबर होती है चेंज इन केल्विन स्केल के। यानी कि अगर आपने सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को लेट से 10 डिग्री बढ़ाया है तो केल्विन स्केल में भी आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री ही बढ़ाया होता है। उसकी वजह यह है कि सेल्सियस और केल्विन दोनों की इनिशियल और फाइनल रीडिंग के दरमियान 100 का गैप है। उधर 0 और 100 है सेल्सियस में और इधर केल्विन में 273 और 373 है। सो चेंज इनका बराबर होता है, राइट जी। सो ये जो स्पेसिफिक हीट है अब भी हम इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिफाइन कर देते हैं। एक हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरे को कह देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इस केस में जो हीट सप्लाई होती है, देखिए नॉर्मली हीट जो सप्लाई होती है वो दो काम करती है, एक तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और वर्क करती है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसमें वर्क डन तो जीरो होता है क्योंकि वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, एक्सपेंशन नहीं होगी। तो इस केस में जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है वो डेल यू के बराबर होती है। सो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे CV इज इक्वल टू Q डेल्टा T, बिकॉज नंबर ऑफ मोल 1 हो गए, तो वहाँ से QV किसके बराबर आ जाएगा CV डेल्टा T के, और अगर आप इसको इधर रखेंगे तो डेल U भी किसके बराबर आ जाएगा CV डेल्टा T के, राइट। अब स्टूडेंट्स फर्ज कीजिए, अब जरा बात को आपने गौर से समझना है, फर्ज कीजिए कि मुझे एक सिस्टम के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 100 जाउल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 100 जाउल में इंटरनल एनर्जी में इजाफा करूँ तो फर्ज कीजिए एक सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए अब कांस्टेंट प्रेशर की तरफ देखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा जी QP ओवर डेल्टा T, राइट। तो यहाँ से QP बराबर आ जाएगा CP डेल्टा T। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो लगाइए, तो QP आ जाएगा CP डेल्टा T। डेल यू अभी भी हम यही लगाएंगे CV डेल्टा T, डेल यू हम अभी भी CV डेल्टा T लगाएंगे। क्या मतलब, यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 100 जाउल लगे तो कांस्टेंट 100 जाउल इंटरनल एनर्जी में इजाफा करना पड़ा, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इंटरनल एनर्जी में 100 जाउल इजाफा ही करना पड़ेगा। हाँ, फर्क ये है कि क्योंकि यहाँ पे जितनी हीट है सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बनती थी, इसलिए मुझे 100 जाउल ही चाहिए हीट के, लेकिन यहाँ पर अगर डेल यू 100 जाउल ही है तो लेट्स से वर्क डन भी 50 जाउल है, तो यहाँ मुझे हीट तो ज़्यादा चाहिए ना, यहाँ मुझे हीट चाहिए 100 जाउल, यहाँ मुझे टोटल हीट चाहिए 150, और अगर हीट ज़्यादा चाहिए तो फिर CP भी ज़्यादा होगा। दैट इज वाई हम जितने भी कहते हैं, हम बोलते हैं कि जितने भी रेगुलर प्रोसेस हैं उसमें CP इज ग्रेटर देन CV, लेकिन जो इरेगुलर प्रोसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, लाइक पानी है, जब वो 0 डिग्री से
4 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप उसको हीटअप करते हैं, तो उस केस में CV इज ग्रेटर देन CP हो जाता है। तो गैमा जो कि CP और CV का रेशो है वो यहाँ तो गैमा 1 ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस केस में CV ग्रेटर है तो यहाँ पे गैमा इज लेस देन 1 होगा। यानी कि व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4, पता है ना आपको, वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होता है, तो ये इरेगुलर एक्सपेंशन है, उस केस में फिर जो है गैमा कम होगा लेस देन 1, अदरवाइज गैमा ग्रेटर देन 1 होता है, अदरवाइज CP इज ग्रेटर देन CV। सो वर्क डन की जगह आप लगा देंगे P डेल्टा V, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये बुक में आपके लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। एक तो आपको पता लग गया कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के वही यूनिट है जो मोलर स्पेसिफिक हीट के हैं, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको स्पेसिफिक हीट के रिलेशंस कुछ डिफरेंट समझाना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ गैमा और इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, तो कुछ रिलेशन है जिनको हम जो है वो देख सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, राइट, और हम ये भी कहते हैं कि गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV होता है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको इधर भी CV से डिवाइड कर दूं, इधर भी CV से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV, दैट इज इक्वल टू R ओवर CV। ये क्या है, ये गैमा है, माइनस ये क्या है, ये 1 है, तो ये R ओवर CV आ जाएगा। तो CV किसके बराबर आ जाएगा, R ओवर गैमा माइनस 1। सो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, यानी कि अगर आपको किसी गैस का गैमा पता है विच इज द रेशियो ऑफ CP ओवर CV, तो आप CV निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसी इक्वेशन में, पहले हमने किससे डिवाइड किया था, CV से, अब CP से डिवाइड करते हैं आप, राइट, तो यह आ जाएगा CP माइनस CP ओवर CP माइनस CV ओवर CP, दैट इज इक्वल टू R ओवर CP। तो ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर गैमा आ जाएगा, बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल है। ये R ओवर CP आ जाएगा, यह आ जाएगा गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R ओवर CP। सो CP विल बी इक्वल टू गैमा R ओवर गैमा माइनस 1। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं, अगर आपको गैमा दिया गया हो तो आप CP भी मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको गैमा दिया गया हो तो आप CV भी मालूम कर सकते हैं। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं, इनको आपने खास तौर पर जो है वो जहन में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट दी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, और इसी के साथ टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि मोलर स्पेसिफिक हीट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है, N डेल्टा T। मैं कहता हूँ कि C डिपेंड्स अपॉन, राइट, ये मैं ऑप्शन ए देता हूँ हीट एब्जॉर्ब्ड, दूसरा देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा ऑप्शन देता हूँ टेम्परेचर रेज्ड, और चौथा ऑप्शन देता हूँ नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो किस पे टिक करेंगे आप, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो आप इस पे टिक करेंगे। देखिए, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई भी सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट हीट एब्जॉर्ब करते हैं। N है नंबर ऑफ मोल्स, जब आपने कह दिया मोलर स्पेसिफिक हीट तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गए ना, तो फिर इस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर रेज तो आपने कह दिया है कि 1 केल्विन टेम्परेचर, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस जो होगा उसी के मुताबिक हीट एब्जॉर्ब होगी। तो बेसिकली जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सो दैट इज व्हाई मोलर स्पेसिफिक हीट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है, और वो आप जानते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कम टेम्परेचर बढ़ता है। मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0। देखिए, जो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है Q ओवर N डेल्टा D, तो उसमें अगर Q को 0 पुट करेंगे तो CV क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो फिर डेल्टा T 0 हो गया, तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसके अलावा मोलर स्पेसिफिक हीट हैड रेंजिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एडियाबैटिक में 0 और आइसोथर्मल में क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब वाटर को आप हीट करते हैं फ्रॉम 0 to 4, तो CV इज ग्रेटर देन क्या होती है, CP होती है। कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं एंड में जो कि आपको याद होने चाहिए। ये F से मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोनोटॉमिक गैस है, उसकी आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती हैं, तो CV किसके बराबर है, उसके 3/2 R के बराबर है। और इसी तरीके से CP किसके बराबर होगा, F+2 ओवर 2 into R, यानी कि अगर मोनोटॉमिक गैस है तो उसका CP कितना होगा, F की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होती है, तो 3+2 5/2 R उसका CP होगा। इसी तरीके से गैमा कैसे मालूम करते हैं, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप गैमा मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 1+2/3 2/3 0.67 होता है, तो 1+6.1+0.67 वो 1.67 आ जाएगा। सिमिलरली CV, अभी हमने ये दो रिलेशन निकाले थे, CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा -1 या CP इज इक्वल टू गैमा R ओवर गैमा -1। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको अगर आप याद कर लेंगे तो ये शॉर्टकट्स हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द गैस क्या है, तो आप CP या CV मालूम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा। Two gases A and B having same number of molecules are at temperature of 10 degrees Celsius. A is heated at constant volume and B is heated at constant pressure, and their temperature rises to 12 degrees Celsius. Increase in internal energy. जैसा कि मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया था कि दोनों प्रोसेस में डेल्टा यू सेम होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सेम होती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने का ताल्लुक जो है वो वर्क डन से नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से है। तो क्योंकि दोनों में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, इसका मतलब दोनों की एनर्जी बराबर बढ़ी होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज बोथ गैसेस इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, R ओवर CV इज इक्वल टू 0.67। ये देखिएगा R ओवर CV इज इक्वल टू 0.67, कौन सी गैस है ये बताना है। तो R की जगह हम लिख सकते हैं CP माइनस CV ओवर CV, एंड दैट इज इक्वल टू 0.67। तो CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV इज इक्वल टू 0.67, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। ये गैमा -1 इज इक्वल टू 0.67 एंड गैमा इज इक्वल टू 1.67, और आप जानते हैं कि 1.67 गैमा किसके लिए होता है, मोनोटॉमिक गैस के लिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट इन दिस केस। सो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q ओवर N डेल्टा T। तो देखिए, बॉइलिंग वाटर और स्टीम में चेंज हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फेज चेंज हो रहा है, इनके जो लिक्विड है वो गैस में तब्दील हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा T की जगह 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी।